नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रावधानों को मछुआरों की जरूरतों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। और बात करेंगे भारतीय राज्यों में तटीय अपरदन की। इसके अलावा एक हालिया रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को 2030 तक 350 अरब डॉलर का ई कॉमर्स निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र से है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन भारत के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ेगी। ये 1 मिलियन मीट्रिक टन वर्ष हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति में सक्षम है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देगी। ये भारत और उसके पड़ोसियों के बीच दूसरी सीमा ऊर्जा पाइपलाइन है। वर्ष 2019 में भारत और नेपाल के बीच बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज तेल पाइपलाइन शुरू हुई थी। ये दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन है। दक्षिण एशिया का एक उप क्षेत्र है जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ऊर्जा की कमी इस क्षेत्र में बड़ी बाधा बनी हुई है। ऊर्जा कूटनीति या सीमा पार ऊर्जा व्यापार दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में मददगार सिद्ध होगी। साथ ही इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने में भी सहायता मिलेगी। दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की कई प्रमुख पहलें हैं। इसमें भारत अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास कर रहा है। इसका प्रमुख उदाहरण अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गैर नवीकरणीय और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके उदाहरण है नेपाल में कोयला आधारित मैत्री विद्युत संयंत्र और श्रीलंका में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण। अगली खबर मोटा अनाज से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के पूसा में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भारतीय मिलेट स्टार्टअप कॉम्पेडियम का शुभारंभ और बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स का विमोचन भी किया। सम्मेलन में ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। दरअसल मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटी और गोल बीज वाली वार्षिक घासों के सामूहिक समूह हैं। इन्हें मनुष्य के भोजन या पशु चारे के लिए अनाज की फसल के रूप में उगाया जाता है। प्रोटीन, विटामिन A, आयरन, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट आदि पोषक तत्वों से समृद्ध होने के कारण इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। भारत एशिया का 80% और विश्व का 20% मिलेट्स उत्पादित करता है। इन्हें मुख्य तौर पर समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उपजाया जाता है। सीमांत भूमि वो होती है जिसका कोई कृषि या वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। इन्हें चावल और गेहूं की तुलना में बहुत कम पानी की जरूरत होती है और ये मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई पहलें शुरू की है, जैसे कि वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है और पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। भारत में मिलेट्स उत्पादन के मानचित्र की बात करें तो ज्वार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में उगाया जाता है और बाजरा मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में उगाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट होता है, उत्तराखंड में रागी, हरियाणा में सावा यानी बार्नयार्ड बाजरा, उत्तर प्रदेश में छोटी कंगनी ब्राउन टॉप बाजरा, मेघालय में छोटा बाजरा, राजस्थान का कोदो बाजरा, गुजरात में बाजरा यानी पर्ल मिलेट और मध्य प्रदेश में चेना यानी प्रोसो बाजरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज्वार जो है वो 4.24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है। ज्वार का उत्पादन विश्व में किया जाता है। इन्हें 130 देशों में उगाया जाता है। ये 500 मिलियन से अधिक लोगों के लिए पारंपरिक आहार है। वहीं ज्वार का उत्पादन 4.78 मिलियन टन है।
बाजरे का क्षेत्र 7.75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। इसका उत्पादन 10.86 मिलियन टन होता है। ये एक पोषक अनाज है। सरकार ने मिलेट्स को पोषण का पावर हाउस घोषित किया है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रावधानों को मछुआरों की जरूरतों के मुताबिक संशोधित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सागर परिक्रमा कार्यक्रम को संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर या अन्य नाव खरीदने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निर्धारित तकनीकी निर्देशों के कारण गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए आवश्यक जहाजों की खरीद में कठिनाइयां आ रही थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्देशों में कुछ बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि 5 साल तक रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2 अलग अलग घटकों के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये 2 घटक हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना और दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कई प्रमुख लक्ष्य हैं, जैसे कि वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना और उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% घटाकर लगभग 10% तक लाना। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई जो पहले हैं, उसके तहत वर्ष 2015 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष लॉन्च किया गया है। 2018-19 में मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया गया था। इसके अलावा सागर परिक्रमा कार्यक्रम को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उद्देश्यों की बात करें तो मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, उत्पादन के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मजबूत मत्स्यिकी प्रबंधन और विनियामक ढांचे का निर्माण करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। और आइए अब बात करते हैं भारतीय राज्यों में तटीय अपरदन की। इसके प्राकृतिक कारण हैं लहरों और ज्वारों की घटनाएं, पवने, तूफान, निकट तटवर्ती धाराएं और समुद्री जल स्तर में वृद्धि। वहीं मानव जनित कारणों की बात करें तो इसमें तलकर्षण और समुद्र तटीय रेत का खनन, पत्तनों और तटीय संरचनाओं का निर्माण, नदी जल विनियमन या तटरेखाओं को कृत्रिम रूप से सख्त बनाना, मैंग्रोव का विनाश या समुद्र तटों पर अतिरिक्त तलछट जमा करना। हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन में ये भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक ओडिशा की 200 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा अपरदन का सामना करेगी। इसके साथ ही संसद के एक निजी सदस्य के संकल्प में सरकार से सिफारिश की गई है कि वो गोवा में तटीय अपरदन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग नियुक्त करे। तटीय अपरदन परिघटना में समुद्री लहरें तटीय भूमि का कटाव करती हैं और इसके लिए प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। भारत में तटीय अपरदन के पीछे प्रमुख स्थानीय कारण है चक्रवात संबंधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, समुद्र तट की रेत से दुर्लभ भारी खनिजों का अवैध खनन हो रहा है, इसके अलावा प्राकृतिक अवरोधक नष्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि तटीय अपरदन से जल की कमी और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा, वन्य जीवों के पर्यावास नष्ट हो जाएंगे और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक अवरोधक नष्ट हो रहे हैं। तटीय अपरदन को रोकने के लिए भारत में कई पहलें की गई हैं, जैसे कि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करते हुए तटों और समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 जारी की गई। भारत के संपूर्ण समुद्र तट के लिए खतरे की रेखा का निर्धारण किया गया। इसके अलावा सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तटीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई और तटों के समग्र तथा सतत विकास के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना बनाई गई है। और अगली खबर आर्थिक जगत ई कॉमर्स से संबंधित है। एक हालिया रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि भारत को 2030 तक 350 अरब डॉलर का ई कॉमर्स निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ये सुझाव वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल की एक रिपोर्ट में दिया गया है। ये रिपोर्ट है ई कॉमर्स निर्यात को IT से बड़ी सफल कहानी बनाना। भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट शीर्षक से प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जैसे कि वैश्विक व्यवसाय से उपभोक्ता
का ई कॉमर्स निर्यात 2030 तक मौजूदा $800 बिलियन से बढ़कर $8 ट्रिलियन होने का अनुमान है। भारत इसका लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत से निर्यात की गई प्रति इकाई पर उच्च लाभ मार्जिन है और इसके साथ ही कुशल कारीगरों की अधिक संख्या, बढ़ता बाजार आदि तर्क दिए जा सकते हैं। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद और बिक्री है। इस समय भारत का ई कॉमर्स निर्यात केवल $2 बिलियन का है। ये देश के कुल वस्तु निर्यात के 0.5% से भी कम है। कम निर्यात के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि व्यापक नियमों की कमी है, इससे लघु कंपनियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ता जा रहा है, और उत्पादों की ब्रांडिंग की कमी है। वाणिज्यिक निर्यात लेन देन के लिए अनुकूल परिवेश की कमी है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि ई कॉमर्स निर्यात पर एक अलग नीति जारी की जानी चाहिए। इसमें व्यवसाय विकास और विनियामकीय बोझ को कम करने के प्रावधान होने चाहिए। एक ई कॉमर्स नेशनल ट्रेड नेटवर्क की स्थापना की जानी चाहिए। इसके माध्यम से केंद्रीय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाना चाहिए। ई कॉमर्स शिपमेंट्स के लिए अलग कस्टम कोड्स बनाने की जरूरत है, और इसके अलावा ई कॉमर्स शिपमेंट्स के लिए ग्रीन चैनल क्लियरेंस की अनुमति दी जानी चाहिए। ई कॉमर्स निर्यात के लिए सरकार ने जो पहले शुरू की गई हैं, उसमें शामिल है व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए इंडिया ट्रेड पोर्टल, एक इंडियन बिजनेस पोर्टल का विकास किया गया है। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम निर्यात की वैश्विक डिजिटल क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करने में मदद करेगा। ईज ऑफ लिविंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये निर्यातकों और लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को जोड़ने वाला भारत का पहला ई मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स के प्रकार हैं व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय से उपभोक्ता, व्यवसाय से सरकार, उपभोक्ता से उपभोक्ता, उपभोक्ता से व्यवसाय और उपभोक्ता से सरकार। और आइए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और श्रम बल से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र में झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का पालन करना होगा। ये कानून स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह आरक्षण 40,000 रूपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में दिया जाएगा। ये उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में है, साथ ही जहां पर 10 या इससे ज्यादा लोग कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय कोटा दिए जाने का तर्क ये है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उनके लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी। समृद्धि में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने में सहायता प्राप्त होगी। स्थानीय कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिए हैं। इसमें डॉक्टर प्रदीप जैन वाद मामले में न्यायालय ने राय व्यक्त की थी कि भूमि पुत्रों के लिए कानून बनाना असंवैधानिक होगा। वहीं सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद 1995 में न्यायालय ने राज्य सरकार की इस नीति को रद्द कर दिया था, जिसमें तेलुगु भाषा माध्यम से अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त भारांक दिया गया था। निजी क्षेत्र में स्थानीय कोटे से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो ये संबंधित राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करता है और नियोक्ताओं पर कानून के अनुपालन का बोझ बढ़ जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नियोक्ताओं के कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। शत्रु संपत्तियां। गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों के लिए बेदखली और बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी गई अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। शत्रु संपत्ति का प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक करता है। ये शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। अगला टॉपिक है आधार आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मजदूरी के भुगतान के लिए मिश्रित भुगतान मोड ABPS और NACH यानी नाच राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह का उपयोग करना जारी रखा है। इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। ABPS यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली एक बैंक आधारित मॉडल है। ये आधार से जुड़े बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से भुगतान को सक्षम बनाता है। NACH बैंकों के बीच लेनदेन और ज्यादा मात्रा में दोहराव और आवधिक प्रकृति के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा के लिए एक वेब आधारित समाधान है। मनरेगा भुगतान के लिए NACH प्रणाली का उपयोग तब किया जाता है जब लाभार्थी का खाता ABPS से लिंक नहीं होता।
अगला टॉपिक है सैंड बैटरी। हाल ही में फिनलैंड ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है। ये कई महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊष्मा को भंडारित कर सकती है। सैंड बैटरी एक उच्च तापमान वाला तापीय ऊर्जा भंडारण है। ये रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग भंडारण के माध्यम के रूप में करता है। ये रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति और उच्च क्षमता वाले भंडारण के रूप में कार्य करना है। इसमें ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग घरों को गर्म रखने या गर्म भाप प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसका उपयोग कुछ उद्योगों में उच्च तापमान प्रक्रिया के लिए ऊष्मा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सैंड बैटरी किस तरीके से काम करती है। दरअसल विंड टर्बाइन्स या सौर पैनलों द्वारा बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद 30% ऊर्जा का उपयोग सीधे स्थानीय बुनियादी ढांचे को बिजली देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शेष 70% ऊर्जा सैंड बैटरी में भंडारित होती है। इससे रेत 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और जब सर्दियों के महीने में सौर ऊर्जा की कमी होती है तब भंडारित ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बायोमास को फायरिंग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने कोयला आधारित 11 ताप विद्युत संयंत्रों को बायोमास पैलेट्स की को फायरिंग शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। बायोमास को फायरिंग के तहत उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलर्स में बायोमास को आंशिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में शामिल किया जाता है। कोयला दहन के लिए डिजाइन किए गए बॉयलर्स में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है। ये खुले में फसल अवशेष को जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। ये कोयले का ही उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को विकार्बनीकृत भी करता है। अगला टॉपिक है विलायती कीकर यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के सेंट्रल रिज से विलायती कीकर को हटाने का कार्य शुरू होगा। इससे इसकी प्राकृतिक जैव विविधता को पुनर्बहाल किया जा सकेगा। विलायती कीकर वृक्ष की एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है। इसे सबसे पहले अंग्रेज एक आकर्षक और सजावटी प्रजाति के रूप में भारत लाए थे। इसे विलायती बबूल के नाम से भी जाना जाता है। इसे मैक्सिको से लाया गया था, जहाँ इसे मेस्कीट कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काष्ठ ईंधन है। ये प्रजाति कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। एक विदेशी प्रजाति होने के कारण इसने भूजल स्तर को कम करके कई देशी प्रजातियों को समाप्त कर दिया है। टर्मिनेटर जोन। एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सुदूरवर्ती एक्सोप्लैनेट्स पर टर्मिनेटर जोन के रूप में ज्ञात एक विशेष क्षेत्र के भीतर परग्रही या अलौकिक जीवन की संभावना की व्याख्या की है। टर्मिनेटर जोन ग्रहों पर एक ऐसा वलय है जिसके एक भाग पर हमेशा प्रकाश रहता है जबकि दूसरे भाग पर सदैव अंधेरा रहता है। टर्मिनेटर ग्रह के दिन और रात के बीच विभाजक रेखा मौजूद है। ये जोन बहुत गर्म और बहुत ठंडे के बीच निश्चित तापमान क्षेत्र में मौजूद हो सकता है। टर्मिनेटर जोन वाले ग्रह पर जल तरलावस्था में मौजूद हो सकता है। यदि ग्रह के ज्यादातर हिस्से पर जल है तो तारे के समान वाले हिस्से का जल वाष्पित हो जाएगा और पूरे ग्रह को वाष्प की मोटी परत से ढक लेगा। हालांकि यदि वहाँ भूमि है तो ये प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। अगला टॉपिक है कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शंस प्रोजेक्ट CVEDA। एक हालिया अध्ययन में संज्ञानात्मक विकास पर जैविक और पर्यावरणीय जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। यह अध्ययन CVEDA नामक दीर्घकालिक परियोजना के एक हिस्से के रूप में किया गया है। CVEDA भारत और यूनाइटेड किंगडम की एक परियोजना है। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और यूनाइटेड किंगडम की मेडिकल रिसर्च काउंसिल के न्यूटन ग्रांट द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य ये अन्वेषण करना है कि क्या औद्योगिक देशों और उभरते समाजों में पर्यावरणीय और आनुवंशिक जोखिम कारक अलग अलग तरीके से मस्तिष्क के कार्य एवं व्यवहार को आकार देते हैं। CVEDA ने भारत में सबसे बड़ा न्यूरो डेवलपमेंट डेटाबेस स्थापित किया है। इसकी तुलना उस वैश्विक डेटा सेट से की जा सकती है जिसमें विस्तृत पर्यावरणीय विशेषताएं शामिल हैं। लैकिस एंजाइम। हाल ही में लैकिस नामक एक एंजाइम को अलग अलग प्रकार के खतरनाक औद्योगिक जैविक अपशिष्टों को नष्ट करने में सक्षम पाया गया है। इस एंजाइम को कवक का एक समूह उत्पन्न करता है। लैकिस एंजाइम मल्टी कॉपर ऑक्सीडेज एंजाइम कुल से संबंधित है। इन्हें बेंजीनिडियोल ऑक्सीजन रिडक्टेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा इन्हें यूरेशियोल ऑक्सीडेज और p-डाइफेनॉल ऑक्सीडेज के रूप में भी जाना जाता है। इनमें कई औद्योगिक और जैविक यौगिकों को अपघटित करने की क्षमता है। ये अपनी कम सबस्ट्रेट विशिष्टता के कारण बड़ी संख्या में फेनोलिक और गैर फेनोलिक अणुओं को ऑक्सीकृत करने में सक्षम है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और उप उत्पाद के रूप में जल उत्पन्न करते हैं।
आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, इनका जन्म नासिक के कवलाणा गांव में हुआ था। वे 1875 से 1939 तक बड़ौदा राज्य के महाराजा थे, जिसे कि अब हम गुजरात के वडोदरा के रूप में जानते हैं। वर्ष 1906 में एक शासक के रूप में उन्होंने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था और साथ ही उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध, तलाक पर कानून, अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास आदि सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी। आर्थिक विकास से जुड़ी पहलों की बात करें तो उन्होंने रेल मार्ग और पेयजल के लिए जलाशयों का निर्माण कराया था। वर्ष 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। इन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी और श्री अरबिंदो घोष को संरक्षण प्रदान किया था। सयाजीराव गायकवाड़ एक दूरदर्शी शासक और महान नेता थे। उनमें रणनीतिक सोच, जोखिम लेने और दृढ़ता के गुण मौजूद थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।